हाँ, तो लास्ट क्लास में एनएमआर वैसे खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन एक टॉपिक बचा रह गया था। वैसे वो टॉपिक ना, मतलब सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग आप नहीं भी पढ़ते हो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग पर आएगा नहीं। बट स्टिल अगर हमने उसको एक बार देख लिया तो चलो 10 मिनट में निपटा लेते हैं उसको फटाक से। तो फिर हेडिंग कर दो उसमें सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग। हाँ, तो इसमें हेडिंग करो सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग, और एक सेकंड इसका वैल्यू मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो बेसिकली अपना टॉपिक यही है, ये हो गया अपना सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग। अब देखो पॉइंट ये है ना, एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल कि ये अपना CH3 है, ये अपना CH2 है, ये अपना CH3 है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन दोनों अपना ए है, ये अपना ठीक है। तो बेसिकली जो ए प्रोटॉन है, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें 6H है, और इसका सिग्नल क्या आने वाला है अपना, कौन सा मतलब कि सिग्नल रहेगा अगर स्प्लिटिंग होने के बाद होगा इसका, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? ट्रिपलेट रहेगा, ट्रिपलेट। मैं एक ही बात कर रहा हूँ सर, ट्रिपलेट रहे, है ना? हाँ जी। क्योंकि इसका ये वाला अपना दोनों का नेबरिंग है 2, और 2 + 1 अपना 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले प्रोटॉन को मैंने नाम दे दिया बी, तो पहली बात तो ये है कि बी अपना 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कितना नंबर है ये लिखा है मैंने, ना कि नेबरिंग वाला। तो बी 2H है, और इसके बगल में कितने प्रोटॉन्स है? 3 + 3 6, और 6 + 1 क्या हो जाएगा अपना? सेप्टेट हो जाएगा ना? सेप्टेट हो गया अपना ये। लेकिन यहाँ पर हमने ये वाला प्रोटॉन दोनों बिल्कुल सिमिलर था, दोनों इनफैक्ट सेम था, इसी कारण हमने दोनों को बिल्कुल ऐड कर दिया और कह दिया भाई कि 3 + 3 6 और +1 7 हो गया, अपना सेप्टेट हो गया। लेकिन मान लो कि कुछ इसका इन्वायरमेंट ना कुछ ऐसा लगा रहे, ये CH3 CH2 CH2 Cl। तो इस केस में क्या है अपना कि ये वाला अपना A प्रोटॉन है, ये वाला अपना B प्रोटॉन है, ये वाला अपना C प्रोटॉन है। तो अगर मैं A वाले की बात करूं तो A वाले का क्या आएगा? ये तो मेरे को क्लियर दिख रहा है, ट्रिपलेट आने वाला है। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं, तो भाई इसको मैं कैसे देखूं? मतलब यहाँ पर से मैं 3 देखूं या फिर इसका 2 ऐड करूं, कैसे इसको करूं? और यहाँ पर ये 3 और +2 प्लस, मतलब यहाँ पर इसके लिए ना सिमिलरली यहाँ पर 3 + 2 प्लस ऐसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये C प्रोटॉन है, ये A प्रोटॉन है। तो दोनों को भाई ऐसे कैसे ऐड कर दें? क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह हैं वो अलग होने वाले हैं। यहाँ पर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम था, इसी कारण सिंपली हमने ऐड कर दिया। तो भाई इसका यहाँ पर ऐसे अब क्या ऐड करें? और इसका तो अपना मेरे को क्लियर है कि इसका भी अपना ट्रिपलेट है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्लू ये होता है कि अब इन दोनों में कुछ कपलिंग होगी, है ना? मतलब JB और C की कपलिंग होगी। JBC = क्या हो जाएगा? JCB। और जो इनका वैल्यू आता है ना वो बेसिकली है 7.6 हर्ट्ज। साथ में लिखते हुए जाना, ऐसा कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। तो ये हो गया अपना 7.6 हर्ट्ज। अब इनकी भी कुछ हो रही होगी, कपलिंग हो रही होगी। तो इसका जो वैल्यू आता है कि JAB = JBA होता है, तुमने कल ही देखा था। और इसका वैल्यू है सो वो 7.3 हर्ट्ज है। अब पॉइंट ये है कि जब हमारा ये दोनों वैल्यू ना कपलिंग की दोनों आसपास वाला,
जब इतना क्लोज है ना, तब हम सिंपली इसको जोड़ देंगे कि भाई ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन को 3 + 2 5 और एक ऐड कर देंगे, मतलब कि हमारा बी के लिए सेप्टेड मिल जाएगा मेरे को फिर से। तो यहाँ पर यही लिख लो कि व्हेन कपलिंग वैल्यूज या फिर व्हेन जे वैल्यूज of adjacent couplings are very close, then calculate multiplicity in same manner as of first order splitting. ये वाला हो गया। तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे वाले केस में क्या हो जाएगा अपना कि नंबर ऑफ सिग्नल्स बेसिकली क्या हो जाएगा, NH एक टाइप का हाइड्रोजन, H डबल डैश सेकेंड टाइप का हाइड्रोजन, N ट्रिपल डैश एंड सो ऑन का +1 वैल्यू कर देंगे। ये बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन टाइप, H टाइप का, H डबल डैश टाइप का हाइड्रोजन का नंबर, H ट्रिपल डैश मतलब कि H ट्रिपल डैश टाइप का हाइड्रोजन एंड सो ऑन, और +1 वैल्यू ये इसकी हो जाएगी अपनी। बट अगर आप ये केस ले लो CH3 CH और यहाँ पर ना 2 Cl लगा दो आप। जब 2 Cl लगा दोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस केस में क्या है ना कि अपना ये सब जो हाइड्रोजन्स हैं इनका केमिकल शिफ्ट का जो डिफरेंस है वो काफी अप्रिशिएबल आने वाला है, जबकि पिछले वाले में उतना अप्रिशिएबल नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ 1 Cl। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि अगर मैं A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ, तो इसका जो वैल्यू आता है ना JAB बेसिकली आ जाता है अपना 6.8 हर्ट्ज। ये वैल्यू वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। और JBC अपना है 7.6 हर्ट्ज हो जाता है ये अपना। अब इस केस में क्या है ना कि जो J वैल्यू आर नॉट क्लोज, तो इस केस में क्या होगा कि देखो अपना C और A का तो बहुत ही क्लियर है कि C और A में तो मेरे को सोचना ही नहीं कि भाई अपना जो C वाला है इसका अपना ट्रिपलेट दिखने वाला है, और जो ये A वाला है इसका भी क्या दिखने वाला है, ट्रिपलेट ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी ना, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि भाई पहले ये स्प्लिट करेगा एक टाइप के प्रोटॉन से, फिर ये स्प्लिट करेगा सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटॉन से। मतलब कि अगर मैं बनाऊं HB का स्प्लिटिंग पैटर्न बनाऊं, अगर HB स्प्लिटिंग पैटर्न, तो भाई पहले HB अगर मान लो कि स्प्लिटिंग करता है A के कारण, तो HB का क्या दिखेगा मेरे को,
डबलेट दिखा ना, ठीक है, अगर केवल ये ए के कारण करता है। अब क्या होगा कि ये जो अपना नया वाला स्प्लिटिंग हुआ, ये अब इसके बाद करेगा सी से स्प्लिटिंग करेगा। तो भाई जब यहाँ पर ए वाला के पास एक प्रोटॉन था तो 1 + 1 = 2 में बढ़ गया ये वाला, और जब यहाँ पर सी वाले के पास 3 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 3 + 1 4 में ये हर एक लाइन टूट जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हो गया अपना एक वाला। सिमिलरली दूसरा वाला भी हो जाएगा अपना, और ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर कितने लाइंस हो गए, ये टोटल यहाँ पर 8 लाइंस हो गए हैं। और इसको आप किस तरीके से, यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने यही किया है कि NH+1 बेसिकली एक टाइप का, और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया हमने NH ऑफ दूसरे टाइप +1। ये बेसिकली वही हो जाता है ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये बस उसी का ये पार्ट है। यहाँ पर जस्ट केवल 2 प्रोटॉन था तो हमने ये किया है। अगर मेरे पास ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना, नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू NH+1 इंटू NH+1 इंटू NH+1 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरेट नहीं होता है कि भाई ये वाला ना जो बी वाला प्रोटॉन है पहले सी से कपल करेगा या फिर ए से करेगा, वो तो फर्क ही नहीं होता ना। आप 4 × 2 करो या फिर 2 × 4 करो, आना तो हर बार आपको 8 ही है, तो आप कोई भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता है। बट सर नेचर तो डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये डबलेट क्वार्टेट ऑफ डबलेट है, और अदरवाइज वो डबलेट ऑफ क्वार्टेट होगा ना। लेकिन उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, सिग्नल तो वैसे दिखने वाला है। सिग्नल पे क्या फर्क पड़ने वाला, मेरे को ये बीच की चीजें नहीं दिख रही है ना, ये तो समझाने के लिए बताया गया। फाइनल तो मेरे को बस 8 लाइंस दिख रही हैं। अब एक क्वेश्चन करना, अब देखो एक चीज और यहाँ पर नोट कर लो, ये वाला चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोट कर लो इसको, कि यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर ये बेंजीन केस वाला ही है कि यहाँ पर ना कुछ भी इन्होंने लगा रखा है, लेट से एक्स, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा रखा हो या एक्स या वाई कुछ भी लगा दिया हो। अब यहाँ पर है क्या कि आप लॉजिकली देखोगे तो क्या ये HA है, ये HA है, ये वाला HB है, ये वाला HB है, और ये वाला HC है, ठीक है। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 टाइप के प्रोटॉन्स, यहाँ पर सॉरी 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन, 3 टाइप्स ऑफ H, ठीक है। बट ऐसा भी वो कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में वो ऐसा करेगा कि हाँ भाई ना HA अलग है, HB अलग है और HC अलग है। बट बहुत सारे क्वेश्चन में वो ये भी कर देगा कि सिंपल वैल्यू दे देगा कि भाई J, और ऐसा लिख देगा J = 8 हर्ट्ज, ठीक है, 8 हर्ट्ज लिख देगा, और सिंपल लिख देगा सिंगलेट, और नहीं सिंगलेट नहीं, ये J = 8 हर्ट्ज लिख देगा। और आपको ये करेगा कि जैसे, हाँ ये देखो आप कि आपका ये जो अगर HB की अगर मैं बात करूं तो भाई इस साइड में तो A है और इस साइड में C है, तो लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि आपका जो B है, अगर मैं B की बात कर रहा हूं तो होना क्या चाहिए था कि N of HA+1 इंटू N of
HC प्लस 1। अब HA कितना है भाई यहाँ पर, इसके जस्ट बगल वाला में 1 + 1 इंटू HC कितने इसका बगल वाला में 1 है, तो 1 + 1 = 4 होना चाहिए था। बट अगेन क्योंकि इतनी इसकी जो कपलिंग वगैरह वैल्यूज है ना वो इतनी क्लोज हैं, इसी कारण इनको हम अलग अलग नहीं मानते हैं। और HB का जब भी वो देगा एग्जाम में तो वो क्या लिखा रहेगा, उसका ट्रिपलेट लिखा रहेगा, ठीक है, ट्रिपलेट। और ये लिखा रहेगा J = 8 हर्ट्ज के अराउंड, ये वैल्यूज का लिखा रहेगा। तो खास करके एरोमेटिक वाले में ऐसे नोट कर लेना कि एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर splitting in benzene ring, ठीक है, ये हो गया। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि अनटिल अनलेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भाई नहीं ये वाला ना सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा और उसी हिसाब से आप सोचना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लो। ऐसे तो कुछ खास ऐसा इसमें है नहीं, मतलब क्वेश्चन करने वाला ये टॉपिक क्योंकि आता भी नहीं है, बट अब चाहो तो लिख सकते हो। कि इसका लिखो, ये आपका कंपाउंड है, तो CH3 और ये आपका NO2। अब इसमें बताना है आपको ना कि हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट इन मल्टीप्लेट ऑफ B हाइड्रोजन। और आपका ये जो B हाइड्रोजन है ये एक्चुअली में ये हाइड्रोजन ये वाला है। इसको A मान लो, ये C मान लो और ये आपका D मान लो। तो अब देखो कि इसके आपको मैक्सिमम कहाँ तक लगाना है, जो कपलिंग वाला वैल्यू है वो मैक्सिमम 3J वैल्यूज तक, क्योंकि 4 के बाद बहुत ही वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो भाई इसके बगल में ही अपना ये DH वाला है, ये H वाला है, ये H वाला है, तो कितने लाइन हो जाएंगे इसके? 3 ट्रिपलेट। मैं B की पूछ रहा हूँ, B की 16 हो जाएगा ना। आप सबसे पहले इसको उठाओ, तो ये अपना क्या ऐसे लिख दो, अगर चाहो तो, अगर आपको एग्जाम में अगर शो करना हो ना तो ऐसे NHC + 1, फिर क्या NHA + 1 और NHD + 1। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना ये बहुत दूर है, तो यहाँ से स्प्लिटिंग बिल्कुल कह लो तो ना के हिसाब से ही होगा। ये हो गया अपना। अब NHC कितना है 1 + 1, NHA है 3 + 1 और NHD है 1 + 1, तो 2 × 2 4 16 हो गया। अब एक टॉपिक और है, घोस्ट कपलिंग। यार आता तो नहीं है लेकिन अब आप नोट्स में है तो आप, मैं तो कहूँगा कर लो एक बारी। अच्छा इसको करना है या फिर बस मैं इसको आप लोग कर लोगे इसको, अगर स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको मैं तो कर लूंगा, हो जाएगा ना सबसे? हाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस ये घोस्ट कपलिंग बस कहने की बात है। टॉपिक का टॉपिक आप लिख दीजिए प्लीज। यहाँ पे हाँ यहाँ पे यस। ठीक है, हाँ तो ऐसे पहले। छूटेगा नहीं है ना। घोस्ट कपलिंग ओके। नाम ही बहुत बकवास है और क्वेश्चन भी कभी नहीं आएगा, ये गारंटीड है। लेकिन अब नोट्स में है तो फिर ठीक है। तो घोस्ट कपलिंग या तो मतलब नोट्स ही कर लेना, डायस नोट्स से, ऐसा कुछ वो नहीं है। या फिर कलसी में भी है, आधे पेज में कुछ है, मैं पेज नंबर वो
वो पेज का ना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप में ही, तो आप वहां से उसको कर लेना, ठीक है। तो अब चलो आ जाओ, अब आ जाओ मास स्पेक्ट्रा पर, या फिर कुछ क्वेश्चन भी कर लें क्या इस पर? सर क्वेश्चन कर लो। सर ठीक है, पहले मार्क कर देते। या फिर अच्छे क्वेश्चंस ना जब सारे को मिलाकर हो जाएंगे ना तब अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी कर सकते हैं। हाँ सर पहले मार्क्स करते हैं उसके बाद पूरा एकदम। हाँ तब अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तब सारे प्रीवियस ईयर इकट्ठा हम लोग देख सकते हैं। तो एक काम करो, अब हेडिंग उसमें डालो मास स्पेक्ट्रा। सर हाँ सर ये मैग्नेटिकली प्रोटॉन और केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेम है क्या डिफरेंट है? सेम ही चीज है दोनों, कोई अलग नहीं है। अच्छा सर बुक्स में तो अलग दिखाता है थोड़ा। क्या अलग रहता है? वहाँ पे डेफिनेशन में कहीं पढ़ा था कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब जिसका कपलिंग कांस्टेंट से इक्विवेलेंट रहता है, और जो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब जिसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम रहता है। कपलिंग कांस्टेंट इक्वल रहता है, अगर अगर प्रोटॉन अलग अलग है तो उनका कपलिंग कांस्टेंट भी अलग अलग ही होगा। सेम कैसे हो जाएगा एग्जैक्टली जब तक, और मैंने बताया है ना कि जब तक वो एनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स नहीं है या फिर इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है तभी तुमका कपलिंग कांस्टेंट नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में पूरी बात चल रही है, तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट मतलब मैग्नेट कैसे ट्रीट कर रहा है उनको इक्वली ट्रीट कर रहा है, तो केमिकली भी इक्विवेलेंट हो गया वो तो। ओके सर ओके। तो अब आ जाओ अपना ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एक सेकंड, कहीं छोटा सा ऐसे नोट बनाया था एक्चुअली। हाँ अब सबने हेडिंग लिख ली मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये ना इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, तो ये मेंस क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाली क्वेश्चन बन जाती है कि अगर मान लो कि इंटरव्यू में अगर कोई पैनल मेंबर में बिल्कुल केमिस्ट्री का अगर प्रोफेसर बैठे हुए होंगे ना तो फिर वो पूछ देंगे, और अगर आपने बोल दिया मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो फिर हो सके तो कुछ नंबर उड़ा देंगे कि यार ये स्पेक्ट्रोमेट्री बोल रहा है तो, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोल रहा है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आए थे, अभी तक हमारा जो भी हमने पढ़ा कि IR हमने पढ़ा, ये UV पढ़ा और ये NMR पढ़ा, इसमें कहीं ना कहीं लाइट का हम यूज कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज यूज्ड फॉर molecule structure determination, molecule structure determination। बट स्पेक्ट्रोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मतलब स्पेक्ट्रोमेट्री में लाइट वाइट यूज कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और उसको एक्सेलरेट करने के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर लाइट वाइट का कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो आप सिंपल यही लिख दो कि बट इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, but in mass spectro no light used, it is a destructive technique, it is a destructive technique to know molecule structure। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल अभी तक क्या था कि जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट रह रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टूट जा रहा है कि भाई एक कार्बन अलग चला गया, एक कार्बन अलग अलग चला गया, मॉलिक्यूल कम से कम सेम है। बट यहाँ पर मास में क्या होगा ना कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वही टूट जाएंगे और एक कार्बन एटम कहीं और चला जाएगा, दूसरा कार्बन एटम कहीं और चला जाएगा। तो इसी कारण इट इज अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक टू नो मास टू नो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसी कारण इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहेंगे ना कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं एग्जांपल से कि बेसिकली होगा क्या, कि सबसे पहले आप एक बार ऐसे इसको एग्जांपल समझो।
कि फॉर एग्जांपल ना हमने ये CH4 का मॉलिक्यूल को सैंपल में लिया है, CH4 मॉलिक्यूल नहीं मतलब एक तो पूरा सैंपल लेंगे ना, मतलब उसको थोड़े ना एक मॉलिक्यूल तो बहुत सारे रहने वाला है। CH4 मॉलिक्यूल इन सैंपल। अब क्या करेंगे, अब एक्चुअली में होगा क्या कि मान लो ना कि आपके पास ये एक दीवार ऐसी बनी है, ये ऐसा करके, ऐसे करके, तो अगर आप इस पर एक जोर से ऐसे ईंट अगर मार दोगे ना, तो पक्की बात है कि कोई ना कोई दीवार का यूनिट है ना, वो टूट करके वो अलग हो ही जाएगा। और इनफैक्ट वही यूनिट टूट के हटने वाला है जो कि सबसे वीक यूनिट है उस पूरे वॉल का। तो होगा क्या कि ये अपना CH4 का जो मॉलिक्यूल है ना, इसको हम पहले कर देंगे इवेपोरेट, और इस पर अगर खूब सारा इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कर देंगे तो होगा क्या कि जो अपना 4 ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसमें से ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा बेसिकली, साथ में इसको लिखते हुए जाना, ये अपना बन जाएगा कि अपना जो चौथा वाला सिग्मा बॉन्ड है ना, वहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के बन जाएगा अपना, ये बन गया अपना 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब और ये कहां तक हुआ है, अब आप इसकी फिगर देखो कि ये वाला अपना पूरा सेटअप रहता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। तो यहाँ पर से गैस सोर्स यहाँ पर पास करते हैं बेसिकली, यहाँ पर से CH4 जिसकी हम मास हमें जाननी है, इसको हमने यहाँ से पास किया, और ये यहाँ से एक्सेलरेशन प्लेट है। बेसिकली कैसे होगा कि ये अपना एक्सेलरेशन प्लेट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर बहुत ही हाई स्ट्रेंथ से जा रही है, इनफैक्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो इसको हिट कर रहा है यहाँ पर। ये जो CH4 सैंपल यहाँ से जा रहा होगा, अब CH4 सैंपल यहाँ से जा रहा होगा, तो किया क्या यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर ये पहला काम कर चुका है कि अपना ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर का, एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके और 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन केवल बच गया है और प्लस चार्ज आ गया बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, अब इसके चले जाने के कारण ये जो अपनी एंटिटी है, इसमें क्या है कि एक प्लस चार्ज भी है और एक अपना रेडिकल भी है। तो इसको कभी कभी ऐसे भी शो करते हैं, इस वाले एंटिटी को, ये अपना रेडिकल और ये अपना प्लस चार्ज। तो यहाँ पर रेडिकल भी है, प्लस चार्ज भी है, therefore this entity is called radical cation। रेडिकल कटायन इसको हमने कह दिया। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अब हुआ क्या है कि यहां तक आते आते ना ये इतना ज्यादा मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी हो चुका है और इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना कि एक CH4 मॉलिक्यूल ये वाला दूसरे वाले CH4 मॉलिक्यूल से ऐसे बॉम्बार्ड कर करके, मतलब कि इसका बॉम्बार्डमेंट होगा इनसे, इनका बॉम्बार्डमेंट होगा तीसरे मॉलिक्यूल से, खूब सारा बॉम्बार्डमेंट होगा, और जो बाकी सिग्मा बॉन्ड्स है ना वो भी टूट जाएंगे फाइनली। तो अगर मैं अगले वाले सिग्मा बॉन्ड्स को अगर मैं तोड़ता हूं तो बेसिकली है क्या कि इसमें यहाँ पर ये CH4 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अपना एक H रेडिकल है ना वो अपना निकल जाएगा। कैसे, ये वाला अपना जो बॉन्ड है पूरे तरीके से हट जाएगा ये वाला H रेडिकल लेकर के, और फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 प्लस चार्ज बन जाएगा ये अपना। इसके बाद फिर से और आएगा कि आपका जो एक H रेडिकल है ना फिर से अपना निकल जाएगा, और फिर आपका ये बन जाएगा CH2 प्लस रेडिकल, ऐसा करके ये बन जाएगा। सिमिलरली एक H और चला जाएगा, और ऐसे करके ये सो ऑन, ये आगे ये बनते जाएगा कि CH प्लस और एक रेडिकल और चला जाएगा, और फिर बन जाएगा आपका ये C रेडिकल। ये ऐसे करके ये बनते चला गया यहाँ पर।
तो बेसिकली यहाँ पर हर बार यही हो रहा है ना, हर बार हो रहा है यही कि हर बार मेरे पास ना ये जो प्लस चार्ज है, अच्छा ये कहाँ चला जा रहा है, ये भाई अपना साइड में कहीं बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ना अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो चुका है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो भाई वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक्सेलरेट तो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। जो हमारा चार्ज मॉलिक्यूल है वही केवल एक्सेलरेट करेगा। और इसी कारण जो मास स्पेक्ट्रा होता है ना, उसमें जो चार्ज एंटिटी रहता है केवल हम उसी की मालूम कर पाते हैं कि भाई वो एंटिटी है कि नहीं और उसका कितना मास वगैरह है। सो तो अगर मैं यहां से अगर ये मालूम करूं कि इनका m/z रेशियो, कि m इसका मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर मास और z हो गया अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि अपना कूलम में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कि अगर एक प्लस है मतलब कि वो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका अगर मैं बनाऊंगा तो इसका m/z कितना आ जाएगा, 16 आ गया ना। सिमिलरली अगर मैं इसका m/z बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका m/z बनाऊंगा तो 14 आ जाएगा। इसका आ गया अपना 13 आ गया और इसका अपना ये अपना आ गया 12 आ गया। ये हो गई, इतनी चीज हो गई। अब देखो क्या होगा, अब यहां तक ना ये सबका सब टूट चुका है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन प्लेट है ना यहां तक सब ये टूट चुका है। अब हमने क्लास 11-12 में पढ़ा था कि भाई कोई भी चार्ज एंटिटी अगर v वेलोसिटी से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये सबको याद है ना, अगर किसी को 11-12 अगर जेई का याद होगा टाइम तो, कि फोर्स इज इक्वल टू Q V इंटू B। अब इसी के कारण कि अगर मान लो कि ये कुछ ऐसा अपना ये जो चार्ज पार्टिकल है ना ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेट हो रखा है। अब ये वाला फील्ड में अगर हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ये वाला पूरा एरिया में, तो मैग्नेटिक फील्ड लगे होने के कारण क्या है ना, फोर्स कुछ ऐसे लगता है कि भाई ये घूम करके ये एंटिटी ना फिर से ऐसे बाहर निकल जाती है। ये क्वेश्चंस काफी हमने किया था एससी वर्मा में, अगर आप लोग को याद होगा तो। लेकिन ये सब पार्टिकल्स का जो रेडियस होगा घूमने का वो अलग अलग होगा, और वो डिसाइड कैसे होता है कि आप फोर्स सिंपल इक्विवेलेंट कर दो कि F इज इक्वल टू QV इंटू V, और अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है mv²/r। इनको आप बैलेंस करोगे तो आपका जो रेडियस मिलेगा ना कि कितने रेडियस पर घूम रहा है वो बेसिकली मास इंटू वेलोसिटी बाई क्यूबी मिलेगा। अब आप सिंपल देखो कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ये अपना। तो अब मेरे को बात बताओ कि ये इतने सारे पार्टिकल्स टूट कर जा रहे हैं ये मैग्नेटिक वाले फील्ड में, ये 16 वाला पार्टिकल भी जा रहा है, 15 वाला भी जा रहा है, 14 वाला भी जा रहा है, 13 वाला भी जा रहा है और 12 वाला भी जा रहा है। तो सबसे बड़ा वाला रेडियस कौन लेगा घूमने के लिए, बताओ इसके बारे में। लीस्ट मास। लीस्ट मास कैसे, हाईएस्ट मास होगा ना, 16 16 वाला होगा ना। और इस वाले 16 फॉर्मूले से देखो ना, इसको बैलेंस करके इसको r रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जैसे आप सिंपल आप इनफैक्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन याद भी होगा कि ये क्वेश्चन ना ऐसे करके आता है, एमसीक्यूज वगैरह में आते रहता है ये ऐसे करके आता है। देखो कि एक ना ऐसे करके ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो करते थे क्लास 11-12 में, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके कि बेसिकली जो ये है ना ये कॉपी के अंदर में जा रहा है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है। अब यहाँ पर से आपने इलेक्ट्रॉन भी छोड़ा है और यहाँ पर से आपने प्रोटॉन भी छोड़ा है। अब इनकी वेलोसिटी इन्होंने बोल दी ना कि दोनों को भाई वी वेलोसिटी है, तो एक तो है सो जो ऐसे निकलेगा और दूसरा है जो बिल्कुल बड़ा सा ऐसे लेकर निकलेगा ऐसे करके। तो जो बड़ा सा जो इसका रेडियस रहेगा ना वो बेसिकली प्रोटॉन हो जाएगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 11-12 का है ये वाला। तो अब जब सबका अलग अलग डायरेक्शन होने वाला है, सबका रूट अलग अलग फॉलो करने वाला है, तो आप ये देखोगे कि इसी कारण जितने सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं, ये अपना फ्रैगमेंट्स हो गया ना, सब टूट टूट कर बना हुआ है, तो सारे फ्रैगमेंट्स का अलग अलग रेडियस हो जाएगा। मतलब कि जो सबसे जो मैसिव वाला है वो निकलेगा यहाँ से,
इसको इकट्ठा कर लेंगे, ये वाला जो अपना डिटेक्टर है। जो सेकंड मैसिव है उसको इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। जो सबसे हल्का वाला है उसको इकट्ठा यहाँ कर लेंगे। क्योंकि अब हमने सारे फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर लिया है, तो भाई जब मेरे पास फ्रैगमेंट्स मिल गए हैं अलग अलग, तो उसके बाद से हम इन सारे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके कि नहीं अच्छा इसको यहाँ से ऐसे टूटा होगा, ऐसे ऐसे करके हम मालूम कर लेते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन पार्टिकल या फिर गिवन सैंपल। क्लियर सबको? लिखें इसमें। यस सर। और इसमें एक चीज और कि इसमें और क्या करते हैं कि ये हमने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद हम एक बनाते हैं, जैसे हम अभी तक सब में स्पेक्ट्रा बनाते हैं, आयर का बनाते आए हैं स्पेक्ट्रा। उसके बाद एक हम बनाएंगे मास स्पेक्ट्रा, और मास स्पेक्ट्रा में क्या हो जाएगा कि ये वाला एक्सिस पर होगा अपना m/z वाला आएगा, m/z आएगा, और ये अपना इस वाले पर होगा रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ पीक्स आ जाएगा ये अपना। ठीक है, तो अब ये फ्रैगमेंट्स बेसिकली कहाँ से आएंगे? सबसे पहले मेरे को फ्रैगमेंट आने वाला है 16 पर, और 16 पर फ्रैगमेंट है ना वो सबसे बड़ा सा आने वाला है, बिकॉज सबसे जो स्टेबल सा फ्रैगमेंट है बेसिकली वो 16 वाला ही यहाँ पर है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज क्या कि भाई अपना 15 के कारण भी शो करने वाला है, 14 के कारण भी शो करने वाला है, और 13 के कारण भी शो करने वाला है, एंड सो ऑन। ये हो गई। ठीक है, अब जो फ्रैगमेंट ना जो पहला अपना मॉलिक्यूल था उसके कारण ही शो हो रहा है कि अपना जो मॉलिक्यूल है स्टार्ट में वो कौन सा था, अपना CH4 था, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बेसिकली 16 है। उसके कारण जो MYZ आ रहा है ना उसको हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक। और जो बाकी सब जो ये बच्चे वाले हैं इनको हम कह देते हैं डॉटर आयन पीक या फिर फ्रैगमेंट्स आयन पीक। अच्छा, इसको सन आयन पीक क्यों नहीं कह दिया हमने? कोई सन मेटा प्रेफरेंस? सर जेंडर इनइक्वालिटी। अरे ये केमिस्ट्री में ना जनरली डॉटर ही यूज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस केमिस्ट्री में आप देखते होगे ना कि डॉटर न्यूक्लियाई ये सब रहता है, और पता नहीं सर क्योंकि वो भी दूसरे बार टूट सकते हैं ना, लड़का हो तो टूट नहीं सकते ना। ओ नाइस, हाँ ये सही है, ये सही लॉजिक था बिल्कुल। नाइस एक्सप्लेनेशन। हाँ बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये सारी चीजें हो गई ना, तो अब इसके बाद आप लिखना चालू करो। यहां तक सबका हो गया था ये सर वाला? वैसे इसका कोई रीजन है या फिर वैसे ही डॉटर पिक कर देते हैं? अरे कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में पूछ दिया ना तो ये वाले बता देना, अच्छा लगेगा सुनने में। तो वो इंटरव्यू में ये भी है कि मतलब कि मोर देन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो मतलब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन का ना सही आंसर गलत आंसर कुछ नहीं होता, बस मतलब कि वो उसका अच्छा आंसर लगा सामने वाले इंटरव्यूअर को तो आपको वो मार्क्स दे देंगे वो। जैसे एक बंदा था वो ना बनारस से था वो, तो उससे इंटरव्यूअर पूछा गया था कि और उसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, तो उससे पूछा था ना कि बनारस के बारे में कुछ खास बात बताओ। तो अब देखो इन जनरल जो लड़का रहेगा वो क्या बोलेगा यार कि बनारसी पान फेमस है, या फिर अपने जो PM साहब हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है। बट उसने ना अच्छा वर्ड बोला कि बनारसी मस्ती बहुत ही फेमस है। तो अब बनारसी मस्ती ऐसा चीज है जो शायद इंटरव्यूअर को भी नहीं मालूम होगा, तो ये कुछ एक कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो रहा है कि हाँ भाई अब बताओ कि बनारसी मस्ती क्या है। तो आप थोड़ा बताओगे कि हाँ बनारसी मस्ती मतलब ये हुआ कि अपना जो पूर्वांचल के जो साइड के लोग हैं कि ये बिहार का वो पार्ट और ईस्ट यूपी का पार्ट, कि जेब में भले ही 1 रुपये भी ना हो लेकिन चलेंगे ऐसे जैसे कि मतलब कहीं के राजा महाराजा हो। तो ये बनारसी मस्ती है, तो इस पर इंटरव्यूअर भी हंसेंगे थोड़े से और आपको ही मजा आएगा।
सर वो एक मूवी है ना जिसमें वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है, वो सिलेंडर ढो ढो के रखता है, वो जो दामाद कौन है सी उसका, movie? रजनीकांत का। अच्छा वो ये क्या कहते हैं रांझना अपना रांझना। रांझना हम्म। चलो ये हो गया ना। एक काम करो, लेकिन ये जो ब्रिक वाला मैंने एग्जांपल लिखा है ना, ये लिखना जरूरी है। इसको एक काम करो, ऐसे लिखो। सबका यहाँ तक तो हो गया ना, ये वाला सबने ड्रॉ कर लिया है ना? यस सर। ठीक है, तो ब्रिक वाले एग्जांपल में ये लिखो ना। एक काम करो, शायद मैंने कहीं इसको लिखा है, हाँ ये वाला चीज लिखो यहाँ पर से कि या फिर एक काम करो, ये फिर से आएगा तो इसको रहने दो, आप वहीं पे कर लेंगे इसको, इसको रहने दो। आप समझ गए हो। अब इसके बाद आप इस चीज को लिखो, ये पूरी ड्रॉ कर लो और साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। डायग्राम वगैरह भी आता है बनाने के लिए, तो इसको भी आप बना लो। बिल्कुल रफ सा, मतलब ऐसा वो डिटेल नहीं, सिंपल ऐसे से बनाओ, ऐसे करके ये ऐसे यहाँ पर लगा दो अपना एक्सेलरेशन प्लेट प्लस माइनस, और यहाँ पर लगा दो अपना मैग्नेट। यहाँ से सैंपल इन किया, यहाँ से जो निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, और इसको लिख दो कि भाई हाईएस्ट मास, इसको लिख दो लोवेस्ट मास, और यहाँ पर बना दो ऐसे करके डिटेक्टर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके जो पार्ट्स, उसकी कंस्ट्रक्शन आती है? इन जनरल आएगी नहीं, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में आ सकता है कि आप बना दो एक बारी। लेकिन हाँ, हाँ लेकिन अगर मान लो ना कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो केवल मास स्पेक्ट्रोमीटर पर ही है, तो अगर आप ऐसे मतलब कि ये अपना कॉपी है, तो यहाँ पर आप हल्का सा डब्बे में बना दोगे ना ऐसे करके कि भाई ये ऐसे करके, और यहाँ से आप इन करा दोगे जो अपना क्वेश्चन का जो मॉलिक्यूल है वो इन करा दोगे, और यहाँ से दिखा दोगे भाई देखो यहाँ पर से 17 18 19 ऐसे करके, तो शायद आपको प्लस हाफ दे दे अलग से। तो ये है। नहीं, मीनवाइल जो आयन सोर्स है, मास एनालाइजर है, आयन डिटेक्टर, इनकी भी एक वो जो डेफिनेशन या फिर वो जो होता है। हाँ नहीं, इसको इसको मैं अलग से अब लिखवाऊंगा। अभी इसको आप रुक जाओ, आप केवल पहले डायग्राम बनाओ ये वाली, उसके बाद मैं इनको लिखवाता हूँ कि इनका एग्जैक्ट काम क्या है। ये आपको नोट्स में होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में आप। वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है वो। ओके, थैंक यू सर। ये सब फॉर्मूला चाहो तो छोड़ सकते हो, क्या कहते कहाँ गया ये अपना जो 11th वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि कैसे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेट के, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल के, तो इसको आप छोड़ सकते हो। हो गया ये? सर एक सेकंड।
यस तो इसके बाद ये वाला डायग्राम भी बना लो और फिर इसमें इसके नीचे ही मैं लिख देना ये डायग्राम बनाने के बाद इसमें लिख दो कि ग्राफ ऑफ relative intensities या फिर इसको ब्रैकेट में आप abundance भी लिख सकते हो, abundance each fragment plotted on x axis पे रहेगा आपका m/z is called mass spectrum. सर कितने पेज छोड़ दूं? मैं अभी ज्वाइन किया, मैं सर 8:15 का ही बैठ, मुझे लगा 8:15 पे शुरू होगी। अच्छा क्या A4 शीट पे नोट्स नहीं है क्या? कैसे बना रहे हो? कॉपी में है क्या? सर वो मतलब प्लेन वाली कॉपी कितने पेज छोड़ दूं? A4 वाले गुम। 3 छोड़ दो, 3 में हो जाएगा। ये हो गया, अब लिखो डिफरेंट स्टेप्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर स्पेक्ट्रोमीटर कुछ भी लिख सकते हो। स्टेप्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें पहला स्टेप में क्या होने वाला है? आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन आयोनाइजेशन चैम्बर। तो बेसिकली यहाँ पर यही है, इसमें ऐसा लिख देना कि vaporized sample is ionized by electron bombardment. और इसमें लिख देना एनर्जी ऑफ ऑर्डर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस पर क्वेश्चन आया है कहीं IFS में, शायद 17 या 18 का भी आया था कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह क्यों यूज करते हैं, तो इसको भी नीचे लिख लेंगे क्यों यूज करते हैं। इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट और फिर लिख देना कि such high energy electron knocks out loosely bound electron to form molecular ion। मोलिकुलर आयन सबसे पहले बनने वाला है बिकॉज ये जस्ट मॉलिक्यूल से ही बना है,
और इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो m/z रेशियो है दैट इज सेम एज द मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल का मास है मोलर मास है। और मॉलिक्यूलर आयन, और इसको आप रेडिकल कटायन भी बन कर सकते हो क्योंकि ये इस पे रेडिकल कटायन तो बन रहा है। फिर इसमें ये लिख लेना फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ molecular ion happens because loss of electron weaken the bond and also due to high kinetic energy collision, क्योंकि सब अलग अलग उनका collision हो रहा होगा। Also due to high kinetic energy collision. अब ये क्वेश्चन आया था IFS में। क्वेश्चन ये था कि why energy of 70 electron volt is used even when 10 electron volt energy, 10 electron volt electron can create radical cation. ठीक है, तो इसमें फंडा यही है कि रेडिकल कटायन तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बन जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो आगे के जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए ना। तो उसी के लिए फिर क्योंकि बाद में सारी कॉलिजन हो रही है और सारी की सारी इलास्टिक कॉलिजन हो, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे इनलास्टिक कॉलिजन भी होने वाला है। तो इसी कारण जो एक्चुअल जो एनर्जी चाहिए होगा हमें वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जनरली यूज करते हैं। तो आप इसको यहीं पर ये लिख लो कि ये पार्ट तो एक्सप्लेन है कि भाई 10 का क्यों हुआ ये वाला पार्ट, तो और ये वाला आप लिख दो सो दैट फर्दर फ्रैगमेंटेशन of molecular ion happens so that further fragmentation of molecular ion happens. अब अगला चीज स्टेप 2। सर हाँ, हर बार जरूरी होगा कि जो m/z का रेशियो है वो इनिशियली मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो होगा जहां से शुरू हुआ है वही उसी का होगा m/z रेशियो तो हाईएस्ट? नहीं, वो अलग अलग हो सकता है। इस केस में m/z रेशियो हाईएस्ट हो गया मॉलिक्यूलर आयन के लिए बिकॉज ये सबसे स्टेबल था गिवन केस के लिए। जनरली इंटेंसिटी सबसे हाई उसकी होगी जो सबसे ज्यादा एबंडेंट होगा, और सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि जब जो सबसे हाई इंटेंसिटी पीक है उसको हम बेस पीक भी कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक दोनों अलग अलग होने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो अगला लिखो स्टेप 2, और इसमें क्या है? मास एनालाइजर यूजिंग बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिख दोगे? कि
different fragments या फिर fragments of different m by z value, fragments of different m by z value follow different trajectory, follow different trajectories, plural, follow different trajectories and hence separated, and hence separated. And hence separated. और थर्ड स्टेप में वही होगा कि जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई कौन कौन से पार्ट कब आ रहे हैं सारे से। तो थर्ड में ये लिख लेना कि स्टेप 3 में आयन डिटेक्टर डिटेक्ट्स डिफरेंट आयन। अरे यार तो वही बात होगी कि क्रिकेटर प्लेस क्रिकेट। तो थर्ड पार्ट तो ठीक है, आयन डिटेक्टर अपना हो गया, ये हो गया अपना। अब इसके बाद आप लिखो, यहां तक सारा चीज क्लियर हो गया मेरे को। तो यहाँ पर सब चीज क्लियर हो गया। और यहाँ पर लेकिन ये चीज में नोट करने वाला ये है कि जो केवल पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, इनफैक्ट जो चार्ज पार्टिकल रहेगा उसी की हम केवल मास स्पेक्ट्रो ले पा रहे हैं, और जो बाकी फ्रैगमेंट्स है जो कि न्यूट्रल हो रहा है उसको हम नहीं मालूम कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो लास्ट में बस केवल 2 ऐसे लिख लो कि नोट करके, नोट लिखो ऐसे कि पहली बात कि चार्ज जो है ना Z, ये अपना मास स्पेक्ट्रोमीटर में ऑन ऑल फ्रैगमेंट्स इज 1। सो मास बाई जो Z रहेगा वो हमेशा m के बराबर ही रहेगा। लेकिन आप एग्जाम्स में m बाई Z लिखना हर बारी, मतलब आप अलग अलग एंटिटी दिखा रहे हो और सबको लिखना कि m बाई Z इज इक्वल टू इतना, m बाई Z इज इक्वल टू इतना, बिकॉज ऐसे ही लिखा रहता है स्टैंडर्ड बुक्स में और मोर साइंटिफिक अप्रोच यही है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद कुछ टर्म्स आने वाले हैं। अब लिखो, थोड़ा ऐसे लिख दो कि टर्म्स associated with mass spectrometry, terms associated with mass spectrometry। अब स्टेट पीसीएस में तो सीधा टर्म से पूछ दिया कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। रेडिकल कटायन हमने लिख लिया है ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर इकट्ठा है ऐसे करके आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और बट यहाँ पर ये लिख लेना कि डिनोटेड एज ऐसे करके, ये अपना मॉलिक्यूल लिख देना है इसको, और यहाँ पर एक ये ऐसे रेडिकल और प्लस चार्ज ऐसे करके लिख देते हैं। फिर सेकंड चीज की मॉलिक्यूलर आयन पीक को कभी कभी वो पेरेंट आयन भी लिख सकता है। तो पेरेंट आयन और मॉलिक्यूलर आयन दोनों का दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है।
थर्ड चीज नोट करने वाली चीज है बेस पिक, और बेस पिक में लिखो ion giving rise to ion giving rise to या फिर फ्रैगमेंट कुछ भी कर सकते हो, ion giving rise to tallest peak और ब्रैकेट में हाईएस्ट इंटेंसिटी और अबंडेंस, दोनों लिख दो, हाईएस्ट इंटेंसिटी और अबंडेंस is called base peak. It's generally assigned value of 100%. It's generally assigned value of 100%. ये बस कन्वीनियंस के लिए इन्होंने दे दिया 100%। कि जैसे मान लो एक मेरे पास स्पेक्ट्रा बन रहा है मेरे पास, और एक ना इसको मैंने कह दिया भाई कि ये वाला अपना 100% है, और अगर कोई दूसरा वाला 50% है तो ये वाला अपना 50 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है ना कि ये वाला जो m/z है और ये वाला m/z है, ये जस्ट इसका दुगना है, मतलब वो वाला अपना फ्रैगमेंट्स है जस्ट उसका दुगना रहने वाला है, और ये जस्ट क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होने वाला है, इसी कारण बस एक कह लो कि बस कन्वीनियंस के लिए तो दे दिया इसको कि 100% दे दो भाई बेस पिक को, वो आराम से रहेगा बैठे हुए। और फिर चौथा है फ्रैगमेंट्स आयन और डॉटर आयंस। फ्रैगमेंट आयंस और डॉटर आयंस। और इस पर लिख लेना कि मोलिकुलर आयन फर्दर ब्रेक्स गिव राइज टू, ये सारी चीजें। तो बस जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में है, बस हम यही तीन चीजें स्टडी करते हैं कि वी स्टडी मॉलिक्यूलर आयन पीक MIP, बेस पीक और फ्रैगमेंटेड आयन पीक। ठीक है, आगे चले। yes. अब लिखो इसका गायब, हाँ, अब लिखो कि पॉइंट्स फॉर डिटरमाइनिंग, कुछ हिंट होता है बेसिकली कि कौन हिंट्स, इस हिंट से ना आप ये मालूम करोगे कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ हिंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स फॉर डिटरमाइनिंग molecular formula और एलिमेंट कॉम्पोजिशन, दोनों चीज तो सेम ही है, मतलब मोलिकुलर फार्मूला होगा तो एलिमेंट कॉम्पोजिशन मुझे मालूम चल जाएगा। तो बस ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया मैंने कि मोलिकुलर वो एलिमेंट कॉम्पोजिशन। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो नाइट्रोजन के साथ एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि
जिस भी एलिमेंट में ना, जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, उसका क्या रहेगा कि जो मोलर मास रहेगा ना, अगर एक केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका मोलर मास ऑड में आने वाला है, अगर 2 रहेगा तो वो इवन में रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिंट से मालूम कर लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड में, जो गिवन कंपाउंड है क्वेश्चन का, उसका अगर मोलिकुलर मास, मोलर मास अगर ऑड है, मतलब कि एक नाइट्रोजन मेरे को पक्का वहां पर प्रेजेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट हो जाता है। तो आप इस चीज को यही लिख लो कि मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स containing CHO/ETC have even mass. मतलब कि मॉलिक्यूलर आयन with odd value represents odd number of nitrogen atoms in given molecule. आप ये देखो, फॉर एग्जांपल ये अपना NH3 है, तो इसका M/Z वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 17 हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका M/Z वैल्यू नहीं होने वाला है, जब अपन हम NH3 को ऐसे आयोनाइज करवाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना 1 और ये अपना प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोन पेयर अवेलेबल है ना, ये उठकर चला गया है। क्यों चला गया भाई? क्योंकि ये ज्यादा लूजली बाउंड है ये एज कंपेयर टू सिग्मा वाले से। अभी अगले वाले स्लाइड्स में आने वाला है कि बेसिकली ऑर्डर क्या होने वाला गिवन कंपाउंड में, कि सबसे पहले लोन पेयर्स टूटने वाला है क्योंकि सबसे लूजली बाउंड वही होता है, इसके बाद से पाई बॉन्ड जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड वगैरह भी नहीं है ना, फिर वो सिग्मा बॉन्ड जाने वाला है। तो इस कारण यहाँ पर ये NH3 बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये चार्ज एंटिटी बन चुका है। अब ये चार्ज एंटिटी बन चुका है ना, तो इसका M/Z इज इक्वल टू 17 हम मालूम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, कौन सा पिक हो जाएगा ये? मॉलिक्यूलर आयन पीक। आगे की अभी नहीं देखते हैं, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको। यहाँ तक हो गया। एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? NH3 वाला, मेरा वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा, तो NH3 में बेसिकली क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लोन पेयर भी अवेलेबल है और सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो नॉकआउट होकर जाएगा बाहर में, और ये अपना इस साइड में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप लिख दोगे, और ना कि सिग्मा वाला जाने वाला है, बिकॉज ये जो है ना, ये वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2000 लूजली बाउंड एज कंपेयर टू सिग्मा वाला को तो एनर्जी ऑलरेडी नीचे रहता है। आप ये देखो, आप जब बनाते हो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, तो ये सिग्मा होता है, ये होता है पाई होता है, और ये अपना N वाला होता है। तो सबसे लूजली बाउंड कौन है? अपना लोन पेयर वाला, और सबसे सिग्मा वाला सबसे स्टेबल रहता है, इसी कारण सिग्मा वाला नहीं जाएगा, ये अपना लोन पेयर चला जाएगा। ठीक है सर, तो NH3 पे केवल प्लस आएगा ना, रेडिकल तो मतलब बना ही नहीं इसमें। नहीं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है ना लोन पेयर अच्छा, का, ठीक है, केवल ठीक है। एक गया है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो चाहो तो, NH इसका वाला स्ट्रक्चर ऐसे करके, ऐसे। एक हिंट यहाँ पर आप ये लिख लो, एक हिंट ये लिख लो कि मॉलिक्यूलर आयन, नहीं ऐसे लिखो कि इवन मॉलिक्यूलर आयन
even molecular ion value forms gives या forms कुछ भी कर लो, forms fragments with odd value, और ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर एक्सेप्ट केस ऑफ मैकलेफर्टी। ये क्या है वो बाद में लिखवाऊंगा, बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर कॉशन कि भाई ऐसे मत समझना कि एक्सेप्ट केस ऑफ मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, मतलब कि आप एग्जांपल देखो, आगे चले ना। यस Yes. जैसे इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप ये कंपाउंड मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH, और ये आपका Me, और ये आपका Me। तो इसका आप देखोगे ना, तो जो मॉलिक्यूलर आयन जो इसका वैल्यू आएगा वो बेसिकली M/Z ना, वो आपका आएगा 98 आने वाला है। अब M/Z 98 आएगा तो इसका अब बताओ मेरे को कि यहाँ पर सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है ना, तो इसका यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर से आपका बन जाएगा ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा ना कि जो पहला फ्रेगमेंटेशन होगा, बेसिकली उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है हर एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का, वो बाद में आएंगे, बट ये वाला ना यहाँ से टूट कर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेसिकली कि ये वाला चले जाने के बाद जो M/Z का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 98 माइनस ये CH3 का वैल्यू कितना होता है 15 होता है ना। तो अब इसका आप जब मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाओगे ना, ये मास स्पेक्ट्रम, तो क्या होगा इसका कि भाई 98 पर अपना एक आने वाला है पीक, ठीक है, और फिर जितने सारे जो वैल्यूज आएंगे ना, जितने सारे पीक्स वगैरह, वो सब के सब, ये आपका रिलेटिव इंटेंसिटी है और ये आपका M/Z है, तो ये जो सब के सब जो वैल्यूज आएंगे ना वो कहीं ना कहीं वो ऑड में ही रहने वाले हैं। तो ऐसा ऑड दिखेगा मेरे को इतना, इसका मतलब मैं ये समझ जाऊंगा कि दिस कंपाउंड डू नॉट हैव डू नॉट हैव N, ये हो गया। जबकि इसके जस्ट उल्टा केस देखो आप, उल्टा केस में क्या है कि आपका ये कंपाउंड है CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3, इसका जो आपका M/Z जो आएगा ये बेसिकली आपका है 87। सबसे पहली बात तो भाई मैं ये समझ जाऊं कि 87 आया है ना ऑड वाला, मतलब कि नाइट्रोजन इसमें है पक्की बात, लेकिन दूसरा लेसन इसमें ये भी है कि भाई जितने इसके फ्रैगमेंट्स जो बनने वाले हैं ना, ये सबसे पहला अपना फ्रैगमेंट बनेगा अपना 87 वाला बनेगा, ये आपका बनेगा 87 वाला। अब इसके बाद जब ये वाला CH3 चला जाएगा तो 87 माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना, ये हो गया आपका 72, और जितने सारे अब बन रहे हैं ना 72 के बाद से सब के सब आपके इवन वैल्यू वाला ही बनने वाले हैं। ये आपका 72 बनेगा, फिर 72 में से 44 हो जाएगा आपका 28, तो 28 चला जाएगा, हाँ ठीक है। तो आपका एक N के साथ निकाल दोगे तो बेसिकली फिर बन जाएगा आपका सारा ये अपना ये वाला बन रहा है, बेसिकली इवन वाला बन रहा है, ये इवन वाला। तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई यहाँ पर N यहाँ पर प्रेजेंट है। Sir, please repeat this one. Why you -15? ये ब्रेकिंग कैसे होगा ना, ये बाद में बताऊंगा मैं,
कि गिवन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर अपना ये एमीन है तो एमीन का ब्रेकिंग कैसे हो रहा है। बट आपको जस्ट अभी मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका ये वाला अगर आपको ऑड रहेगा ना, तो जो बाकी जो आपका आने वाला पीक्स आने वाली हैं वो सारा इवन आएगा। इवन आ रहा है मतलब कि भाई पक्का वहां पर n प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रेकिंग बाद में करेंगे, कैसे ब्रेकिंग हो रहा है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का। ये हो गया ना, आगे चले। जस्ट अ सेकंड। सर यहाँ पे हमें ऑड वाला इवन दे रहे हैं जिनका प्रेजेंस है। हाँ, और अगर 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे फिर तो इवन आ जाएगा वापस ना, ये तो बताने की बात नहीं है। आगे चले। यस सर। अब सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, रूल ऑफ 13, रूल ऑफ 13 टू फाइंड possible molecular formula, find possible molecular formula from molecular mass, find possible molecular formula from molecular mass। तो it is based upon fact ना बेसिकली, या फिर based upon observation, कि हम किसी भी कंपाउंड में अगर हम CH यूनिट अगर मालूम कर लेना कि भाई CH यूनिट का कितना रेपिटेशन है, तो उससे मालूम कर लेंगे कि भाई उसका एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। अब जो ये CH यूनिट है इसका मोलर मास कितना हो जाएगा अपना 13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मैंने इसका जो गिवन मोलर मास है वो अपना m अगर मान लिया इन्होंने, तो बेसिकली आप m को आप डिवाइड करो 13 से, तो ये कुछ क्वोशंट देने वाला है n, और फिर ये रिमाइंडर देगा अपना r/13। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा इससे हम मोलिकुलर फॉर्मूला हम मालूम कर लेंगे कि भाई अपना हाइड्रोकार्बन का वो बेसिकली CnHn प्लस R, ये अपना मोलिकुलर फॉर्मूला है। और दूसरी चीज कि इसके जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है या फिर DU कह लो, कुछ भी कह लो, वो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा n+1 माइनस R/2। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं, ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा बेसिकली n+r
-2 डिवाइडेड बाई 2। इसको पहले आप एग्जाम्पल से आप समझ लो कि आपको ना मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है, लेट से 94 दिया है आपको, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। ये है। तो आपका ये मोलर मास ना 94 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले तो 94 को आप 13 से डिवाइड करो, तो 94 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो कोशेंट वैल्यू है वो कितना देगा, आपका 7 देगा, और रिमाइंडर कितना देगा आपको 3 देगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 94 इज इक्वल टू 94 बाई 13 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 बाई 13। आप जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, C7 और 7 प्लस 13 इज इक्वल टू C7H10। आप ये देखो 12 इंटू 7 84 और प्लस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 94। तो ये बेसिकली गिवन मोलर मास रहेगा। और मुझे अगर हल्का हिंट है कि इसमें केवल हाइड्रोकार्बन का ही अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं इस वाले फॉर्मूले से मालूम कर लूंगा कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब थर्ड एप्लीकेशन लिखो कि फाइंडिंग द आइसोटोप्स या फिर फाइंडिंग द आइसोटोप्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कुछ भी कर लो, आइसोटोप्स का बेसिकली स्टडी इसमें होना है। बाद में कर लेंगे। अब इसमें क्या है, पहले आप ये देख लो आइसोटोप्स वाले में कि सपोज दैट ये आपका CH4 का हम कर रहे हैं, प्रॉपर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा ना कि भाई होना तो यही चाहिए था कि जो मैक्सिमम जो मेरे पास जो M/Z वैल्यू है वो बेसिकली 16 तक होना चाहिए था, है कि नहीं। M/Z वैल्यू मैक्सिमम 16 तक होना चाहिए था, बट एक छोटा सा पीक ना, ये अपना जो अगर मैं इसको अगर मान लेता हूँ M वैल्यू मान लिया अगर मैंने मॉलिक्यूलर आयन पीक वैल्यू, तो एक छोटा सा पीक यहाँ पर बेसिकली M+1 पे भी मिलता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि भाई जब मेरे पास ये पूरा सैंपल में CH4 है तो कोई ना कोई रिलेटिव अबंडेंस ऐसा होगा कि भाई कोई एक ना CH4 होगा जो 13 कार्बन वाला होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है तो पूरा रिलेटिव अबंडेंस ही। और रिलेटिव अबंडेंस मुझे मालूम है कि 99.89% शायद ये है अपना, सॉरी कि अपना 12 कार्बन ना 98.89% आता है अपना नेचर में, और जो 13 कार्बन है दैट इज बेसिकली 1.11% है अपना नेचर में। अब जो अपना ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, ये कोई एवरेज आउट वगैरह नहीं करता है, जितने सारे मॉलिक्यूल्स का अगर वो M/Z अगर पॉजिटिव में आया, प्लस वैल्यू आया, तो यहाँ पर वो सबका शो कर देगा ये वो। तो जो एक थोड़ा सा भी उसको अगर दिखा होगा ना कि भाई M+1 पर, जो कि अगर एक में मान लो कि 13 कार्बन है, तो भाई इसका वाला ना 17 शो कर दिया होगा इसने, ठीक है। और बेसिकली तो जो M का जो अगर M+1 का जो पीक आ रहा है
that is because of the isotopes that is in relative abundance as compared to 12 कार्बन। सबको क्लियर है? तो इसमें आप 2 लाइन का नोट्स लिख लो। आप ये लिख लो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर या फिर सिंपल MS detects ions of even slightly different masses. MS detects ions of slightly different masses and hence distinguish between isotopes of given element and hence distinguish between isotopes of given element। अब इसमें आप पहले ऐसे लिख लो, ये क्वेश्चन टाइप ही आ सकता है, तो ऐसे काम करो, क्वेश्चन लिख लो कि वाई पीक ऑफ M+1 appears in case of organic compounds। Why peak of M+1 appears in case of organic compound? और एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल CH4, इसको आप ड्रॉ कर लो। और प्रॉपर ऐसे वर्ड्स में इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ये एग्जाम के लिए कि सर हाइड्रोजन के आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं होता? नहीं, हाइड्रोजन का भी होता है इफेक्ट, लेकिन हाइड्रोजन का जो 2D है ना, बेसिकली ये अपना जो है ये, ठीक है, इसका जो शेयर है ना वो बहुत ही कम होता है। जैसे आप इसका एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो इसका तो भाई 98.89% है, बट इस वाले केस में क्या है ना कि अपना ये 1H और ये 2H, तो ये 99.9% कुछ अपना नेचुरल शेयर में, जबकि ये केवल ना 0.00 कुछ ऐसा करके है, जबकि यहाँ पर थोड़ा अप्रिशिएबल डिफरेंस है, इसी कारण दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस। तो यहाँ पर ये लिखो कि वाई पीक ऑफ, तो ये सारा चीज ड्रॉप करके और फिर लिख लो कि M+1 पीक comes because of 13 carbon isotope whose natural abundance is 1.1% with respect to और अपने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो इसको आप ये भी यहाँ पर लिखे लेना इस चीज को, नोट नो M+1 पीक ड्यू टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना ढिकना। Because
relative abundance isotope is very, very low. सबको हो गया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया। फिर आप इसमें फिर यही लिखना कि दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू, या फिर ऐसा करके कि रिलेटिव पीक intensities of m and m+1 peak can be used to determine number of carbon atom in given molecule. In given molecule कैसे भाई? देखो, अगर मेरे पास केवल एक कार्बन एटम दिया रहता है गिवन मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा ना कि अगर इस वाले को अगर मिल रखा है 100% वैल्यू मिल रखा है m वाले को, तो इससे जस्ट 1.1% ही तो होने वाला है ना ये। तो आपका जो m+1 वाले का जो वैल्यू आएगा ना, ये बेसिकली वैल्यू आएगा, इसका जो पीक का वैल्यू होगा, ये बेसिकली होगा आपका 100 इंटू 1.1% होगा ये वाला, केवल इसका वैल्यू। ठीक है, इसका जो पीक आने वाला है ये। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम आएगा तो क्या होगा कि भाई 2 इंटू, या फिर 100 को अगर हटा दो फिर भी काम चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1.1% का इसका आएगा, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बेसिकली क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ m+1 पीक डिवाइडेड बाय, ये 1.1 को आप डेसिबल में करोगे तो क्या हो जाएगा 0.011 इंटू रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ m पीक। तो इस वाले से नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल लेंगे।
सबको समझ में आया ना फॉर्मूला कैसे लिखा ये वाला? किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। चलो फिर ये अपना कार्बन का केस खत्म हो गया। अब चलते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन वाला केस में। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहेगा कि सुनो, सिंपल बात है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई देयर इज वन पीक एट m+1 इन एडिशन टू m पीक, आप समझना कि भाई कार्बन की बात चल रही है, कुछ और बात नहीं चल रही है। अब आती है बात कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज अनदर पीक एट m+2 इन एडिशन टू एट m, तो अब हम समझेंगे कि भाई या तो वो केस ब्रोमीन का होगा या तो वो केस क्लोरीन का होगा। ठीक है, ये बात क्यों आई भाई? क्योंकि हमें मालूम है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि m+2 पीक, हो गया इसको, m+2 पीक फॉर प्रेजेंस ऑफ Br। Br में क्यों होगा? क्योंकि देखो बेसिकली Br का ना हम लोग पढ़ते तो 80 है इसका मोलिकुलर मास, बट एक्चुअली होता क्या है नेचर में कि नेचर में ना 79 Br प्रेजेंट है 50% और 81 Br प्रेजेंट है 50%। इसको हम एवरेज आउट करके पढ़ते हैं कि भाई एवरेज मोलर मास ना Br का 80 है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अपना ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये एवरेज कुछ नहीं जान रहा है। ये जो इसके पास मॉलिक्यूल आएंगे जितने मास वाले, उसको ये भाई कर देगा डिटेक्ट, सिंपल सी बात यही है। तो फिर ये यही कह रहा है कि भाई अब मेरे को बात बताओ कि अगर मैं इस वाले पीक को अगर मैं m मानता हूं, तो इस वाले पीक को ये m+2 पर हाइट पर देगा ना। और दूसरी चीज कि अभी तक क्या हो रहा था कि भाई m वाला जो हाइट है ना वो ऊपर था कहीं, और जो m+ वाला हाइट था वो नीचे था। बट इस केस में क्या होगा कि अपना अगर m और अगर m+2 का हाइट अगर इक्वल इक्वल आया है, इसका मतलब ये है कि भाई वो पक्का ब्रोमीन का ही केस है, क्योंकि ब्रोमीन का ही ऐसा नेचर है जहां पर कि दोनों इक्वल इक्वल दोनों प्रेजेंट हैं नेचर में। ठीक है, तो ये आपका m हो गया, ये आपका m+2 हो गया, इसी कारण दोनों की हाइट भी इसकी इक्वल है, और इससे हम समझ जाएंगे भाई कि यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला अपना फ्लोर ब्रोमो एनिसोल है, तो ये Br के लिए, तो भाई एक तो जो 186 वाला जो आया है ना, ये 79 Br के लिए आया। ये 188 जब हमने इसको 81 तक अगर काउंट करा है, और देखो दोनों की हाइट बिल्कुल इक्वल है, और इससे हम समझ जाएंगे दिस इज द indicates presence of Br in molecule। इक्वल टू 171 वाला भी है। क्या है? 171 वाला पीक। हाँ 171 वाला वो बाद में आएगा, वो कि यहाँ से कैसे जा रहे हैं ना 15 वगैरह कैसे कम कर रहे हैं, वो अभी आगे आएगा कि 15 कम कैसे हो रहा होगा। ये यहाँ पर जो एमी लगा हुआ है ना, ये ऐसे करके ये बेसिकली यहाँ से ये चला गया होगा, तो वो फ्रेगमेंटेशन कैसे होना है वो अभी बाद में करने वाले हैं। बट यहाँ पर भी हम हिंट देख रहे हैं कि भाई Br प्रेजेंट है, मतलब कि दो पीक्स आएंगी m और m+2 पर। ठीक है, नहीं सर, मैं 171 वाला इक्वल दिखाया, जबकि 186 वाला इक्वल नहीं था, वो थोड़ा ऊपर नीचे है। नहीं नहीं, तो आपको तो काउंट तो कर सकते हो ना आप। 171 तो नहीं आएगा मोलर मास आपका ये, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो जोड़ोगे तो। यस सर। मैं ये 171 मोलर मास नहीं है ना, मोलर मास तो मेरे पास 179 वाला है, सॉरी 186 वाला है वो। ओके सर।
और उसके बाद आप ये लाइन लिखना मत भूलना। कहाँ क्या ये, if one Br is present in molecule, peaks of M and M+2 have equal intensity. ठीक है, नोट करना बाकी था। देखो ये यहीं पर ये लिख रखा है कि बिकॉज मास स्पेक्ट्रोमेट्री अफेक्ट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ एवरेज आउट नहीं करता है ये। सो देयर इज नो एवरेजिंग, इंस्टेड इट डिटेक्ट्स द ट्रू वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल व्हाटएवर आइसोटोप इट कंटेन्स। हेलो, हाँ हाँ भाई ऋषभ, क्लास ले रहा हूँ अभी। क्या क्या कल ओआरएन से? ये हो गया ना? यस। अब लिखो कि व्हाट इफ 2Br इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्हाट इफ 2Br is present? तो सबसे पहले तो बात बताओ मेरे को, ये पीक्स कौन कौन सी आएंगी। अब देखो अगर 2Br प्रेजेंट है तो भाई दो पॉसिबिलिटी है कि दो जो Br है मेरे पास सेम मॉलिक्यूल में, दोनों का दोनों क्या हो अपना 79Br और 79Br। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई एक 79Br हो और दूसरी अपनी 81Br हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई दोनों का दोनों अपना 81Br हो। अगर मैंने इसको बोल दिया M, इसको बोल दिया M+2 और इसको बोल दिया M+4, तो यहाँ पर पिक्स कैसी आएंगी? एक आएगी M की, दूसरी आएगी M+2 की, तीसरी आएगी M+4 की। जबकि पिछले वाले केस में केवल M और M+2 था अपना। अब पॉइंट यह है कि इनका रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होने वाला है। पिछले बार में दोनों इक्वल था M और M+2 का। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है
कि भाई 79 79 दोनों का दोनों हो, तो मतलब क्या है कि लेट से ना कि 79 वाले होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है मेरी? 50%। एक सेकंड रुक जाओ। अब 79 वाली अभी ठीक है, ऑल सेट? यस सर। तो ये अपना 1/2 अगर दोनों का दोनों 79 BR हो तो भाई 1/2 1/2, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई बेसिकली 1/4। ये हम प्रोबेबिलिटी वाला लगा रहे हैं, कुछ और अलग नहीं है, बेस थ्योरम वाला जो पढ़ते हैं क्लास 11 12 में। दूसरी चीज क्या है कि भाई अब इससे वाले में कि भाई एक 79 हो दूसरा 81 हो, तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ए हो कि भाई पहला वाला ना 79 हो दूसरा वाला 81 हो, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि भाई पहला वाला 81 हो दूसरा वाला 79 हो, तो इसका अपना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या है कि भाई दोनों का दोनों 81 हो, तो इसका हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। इसको अगर अच्छे से नंबर में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1:2:1। ठीक है, तो बस अगर 2 BR है मतलब कि 3 पीक्स एट, लिख लो इसको, 3 पीक्स एट m+2 and m+4 with relative intensities of 1:2:1। ठीक है, यस ये वाला हो गया आपका। अब देखो 3 है तो फिर आप करते रहना, एक अलग से मैं टेबल दे दूंगा जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई 3 4 5 अपना जितना सारा भी, बट उतने का इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जनरली 2 तक ही आएगा, 2 से ऊपर वो नहीं जाने वाला है मोस्ट लाइकली, बट स्टिल इन केस अगर वो दे दे तो उसके लिए मैं एक टेबल मैंने दे दिया है अलग से। अब आता है दूसरा वाला केस कि भाई CL वाले केस में भी ना यही होगा कि M और M+2 पर मिलने वाला है, लेकिन इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी पीक की कैसे होने वाली है? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई CL का अपना ना कितना है मोलर मास, 35.5 तो है, लेकिन अपना जो ये 35.5 आया कैसे है कि CL जो 35 है ना, ये कितना परसेंट है अपने नेचर में? और ये वाला अपने नेचर में है 25% है ये अपना। ठीक है,
अब ये इसी के कारण फिर से कितना होगा कि भाई ये वाला जो है ना, इसका सीधा तिगुना प्रेजेंट है Cl35 वाला। तो अगेन पीक एट m and m+2, peak at m and m+2 with relative height of क्या 2:1 या फिर 1:2, सॉरी 3:1 या फिर 1:3? 3:1 3:1 बिकॉज ये 3 गुना है, Cl35 वाला अपना है। ये अपना कुछ ऐसे रहने वाला है। ये मान लो Cl वाला कोई कंपाउंड है, तो m वाला ऐसे आएगा और m+2 वाला जस्ट ऐसे आएगा, 1/3 में आएगा बिल्कुल। फिर है क्या, केस ऑफ 2Cl in one molecule, तो फिर से आप वही करोगे, क्या करोगे कि भाई पहले मैंने मान लिया ना कि दोनों का दोनों अपना 35 Cl ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3/4 × 3/4, क्योंकि हो तो यही रहा है ना कि Cl ये अपना 3/4 गुना है, ये अपना 1/4 टाइम्स है, ये जस्ट यही हो रहा है। तो 3/4 × 3/4, दूसरे वाले केस में क्या होगा 35 Cl और 37 Cl। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि 3/4 × 1/4, और फिर से जस्ट उसके उल्टा वाले केस के लिए तो इंटू हम 2 कर देंगे इसको, इंटू 37 Cl और 37 Cl, ये हो जाएगा आपको 1/4 × 1/4। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अपना 9:6:1, ये रेशियो में होगा ये। एक बार ये आप क्लेडन को भी देख लेना, मतलब ज्यादा डीप में तो नहीं है क्लेडन ये वाले चैप्टर्स के लिए, बट हाँ क्लैरिटी के लिए अच्छा है, डायग्राम्स वगैरह काफी क्लियर से मेंशन करा हुआ है। आगे चले, सर तो ये हो गया। और इसके बाद देखो यही ये टेबल है, इसमें जितने सब सारी चीजें दी हुई है कि अगर आपका एक Br अवेलेबल है तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये आपका m और ये m+2 का पीक्स है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, 100 और 97.7 ऑलमोस्ट इक्वल कह लो इसको। तो अगर 2 Br है तो क्या है देखो 100 200 100, मतलब 1:2:1 में ये वाला है अपना है। फिर 3 Br के लिए आप सेम चीज कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है उतना चीज का, तो आप केवल बस Br और 2 Br का ध्यान रखो और बहुत है। सिमिलरली फिर एक Cl के लिए देखो ये कितना हो जाएगा 3:1 में हो जाएगा, बिकॉज 33 अराउंड होता है 32.6। सिमिलरली Cl2 के लिए देखो 9:6:1 हो जाएगा अपना, बिकॉज देखो 10.6 का बिल्कुल कितना 9 गुना करो तो 100 पहुंच जाएगा अपने आप आराम से। फिर सिमिलरली BrCl, तो बाकी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, केवल आप रट्टा लगा के रखो केवल इन ये खाली वैल्यूज का, कि इन केस अगर बाकी का पूछ ले ना तो आप कैलकुलेट कर लो, क्यों कैलकुलेट करना है तो अपन सीख ही गए हैं कैसे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया अपना। अब इसके बाद चलते हैं जनरल फ्रेगमेंटेशन रूल्स का, तो आगे करना है या फिर
इसके बाद जनरल फ्रेगमेंटेशन रूल्स हैं। कितना ही केवल फिर है जनरल फ्रेगमेंटेशन रूल्स कि सारे फंक्शनल ग्रुप्स ना कैसे कैसे ब्रेकअप होते हैं, मतलब एल्केन्स कैसे टूटता है, एल्कीन का कैसे ब्रेकिंग अप होगा, फिर अपना साइक्लोपेंटानोन या फिर जो एल्डिहाइड कार्बोनाइल कैसे ब्रेकअप होगा, और इसके बाद फिर खत्म। इसके बाद फिर कुछ नहीं है स्पेक्ट्रा में, खत्म हो गया फिर तो आज करना है या फिर कल करना है? दिमाग चल रहा है क्या सब लोगों का? मंडे को या फिर चलो ठीक है, हाँ मंडे को नहीं भाई, कल 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 क्लास मेरी कल भी चलेगी, क्योंकि देखो थोड़ा सिलेबस ना थोड़ा एक सेकंड